तो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्लिप। और आज के क्लास में हम लोग स्लिप चैप्टर का सारा प्रश्न और उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। इससे पहले मैंने आप लोग को चैप्टर 1 को अच्छे तरीक़ा से पढ़ाकर उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया था। आज चैप्टर नंबर 2 का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीक़ा से ऐप पर पढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े हुए होंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एक नंबर दे रहे हैं हम 62 060 11 886, इस नंबर पर कॉल करके क्लास 8 का ऑनलाइन बैच आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग प्रॉपर रूप से क्लास करेंगे। ओके, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जो भी वर्ड मीनिंग है वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। और अगर मेरा पीडीएफ नहीं लिए तो पीडीएफ ले लीजिएगा वो बैच ज्वाइन करने के बाद, जिसमें हम आप लोग को ये पूरा आपको जो इंग्लिश बुक है इसका, ये इंग्लिश बुक का इसको हम हिंदी करके देते हैं। हर एक सेंटेंस का हिंदी में लिख कर देंगे आपको। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ जाइएगा। और मैं इसको पढ़ाया भी हूँ एक एक लाइन करके, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का लेट्स कॉम्प्रिहेंड है ना, यहाँ से शुरू होता है। बोल रहा है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो, सोचो और कहो। ठीक है, चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को क्या करना है बाबू, मौखिक में देना है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप। कहता है जो एवरेज एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो औसतन कितना घंटा उनको सोना होता है। ठीक है, या सोते हैं, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर जो है बाबू आपके बुक में ही दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम आपको ज़्यादातर आंसर बुक में ही बताएंगे, क्योंकि इससे आप लोग भी आंसर ढूंढना सीख जाते हैं। देखिए यहाँ पर है एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। बस आपको ए नंबर के उत्तर में बस इतना ही लिखना है, इतना लिख दीजिएगा। एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes। बस बाबू इतना लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन समझिए, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। जो नींद की जो बीमारी होती है ना, उसका कॉमन कॉजेज क्या है, मतलब सामान्य कारण क्या है। ठीक है, सामान्य कारण क्या है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखोगे क्या, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या के अंडरलाइन कर दिए बाबू, ध्यान से। तो बच्चों इसके उत्तर में आप लोग लिख लेंगे वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ओके ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। ऐसे लिख लेंगे वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। बस मेरे भाई इतना ही लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम आपको लिखना है, बस वाट के जगह पर वरी एंड डिप्रेशन लिखना है। ठीक है, वाट के जगह पर क्या लिखना है बच्चों, मात्र वाट के जगह पर सर मेरे, वाट के जगह पर बस आप लोग को वरी एंड डिप्रेशन क्या लिखना है बाबू, डिप्रेशन। ठीक है, वरी एंड डिप्रेशन, बस इतना आप लिख दीजिएगा ना। देखिए मैं आपको हिंदी मीनिंग भी इसका बता देता हूँ। देखिए वरी का मतलब होता है चिंता। ठीक है, वरी का मतलब क्या हुआ, चिंता। डिप्रेशन का मतलब हुआ दबाव। क्या हुआ, दबाव। एक मानसिक बीमारी होती है डिप्रेशन। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, कॉमन क्या वजह होता है किसका, नींद की बीमारी का। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए सामान्य कारण। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप। कहता है कि आपको कुछ वैसे फैक्टर के बारे में बताना है, कुछ ऐसे कारण के बारे में बताना है जो नींद को, जो हमको नींद नहीं आती है ना, इसको इफेक्ट करता है, इसको क्या करता है, इस पर प्रभाव करता है, इसको प्रभाव डालता है या इफेक्ट करता है। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशनेड इन द पैसेज। आपको कुछ वैसे वर्ड के बारे में भी ऐड करना है, वैसे वर्ड को भी ऐड करना है जो इस पैसेज में मतलब जो बुक में नहीं भी दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पहले लिख लीजिएगा, और होगा तो हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो हम दे रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, किसका आंसर, सी नंबर का उत्तर में लिखेंगे ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, है ना, एज ए नॉइज, है ना, लाइट, हीट,
कॉल्ड और न्यू सराउंडिंग, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ। अच्छा, और भी आप लोग लिख सकते हैं, और बोल रहा था नया वर्ड ना, तो नया वर्ड में और भी आप लोग लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं आप लोग? फियर, FEAR, फियर मतलब होता है बाबू डर। क्या होता है? डर। अगर डर रहेगा तो ये तब भी नींद नहीं आएगी। और आप लोग टेंशन लिख सकते हैं, TENSION, टेंशन, है ना, ये भी आ जाएगा। या फिर आप लोग, है ना, इतना ही आप लोग लिख लीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पर आप लोग कि ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग, फियर और टेंशन। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखिए, डी नंबर बोल रहा है आपका, व्हेन डू दी बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो, मतलब जो आपका बॉडीली फंक्शन है ना, शारीरिक क्रियाकलाप है, ये कब स्लो हो जाता है? तो बाबू जब हम लोग सो जाते हैं ना, मतलब इन द मिडल नाइट, इन द मिडल ऑफ नाइट, मतलब रात का जो मध्य रात्रि होती है ना, मध्य रात्रि, उसमें हमारा जो बॉडली फंक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। तो लिखेंगे इन दी मिडल ऑफ नाइट द बॉडली फंक्शन गेट स्लो। ये आप, मैं नहीं, ये आपका बुक में ही दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर, द मिडल ऑफ द नाइट, है ना, आपका जो बॉडली फंक्शन होता है ये स्लो डाउन हो जाता है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, क्लियर। चलिए आगे आपका थिंक एंड राइट है, यहाँ पर बोल रहा है सोचो और लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन, आप जो बेसिस मतलब होता है बेस, मतलब आप जो पढ़े उसके आधार पर, आप जो ये लेसन को पढ़े उसके आधार पर आपको बताना है कि ये जो बॉक्स है इसको ट्राई टू कंप्लीट द टेबल बाय गिविंग द 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल एंड 2 अल्टरनेटिव फेजेज। मतलब आपको जो है, जो लेसन पढ़े उसके आधार पर आपको जो है कोशिश करना है, किसका को कोशिश करना है, तो ये टेबल को फिल करने का, ठीक है ना। जो 5 स्टेज होते हैं ना सोने के, ये 5 स्टेज यहाँ पर पढ़ना है, और जो अल्टरनेटिव 2 फेज होता है, ये 2 फेज भी यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर स्टेज 1 एंड 2 नोट इन डीप स्लीप, मतलब स्टेज जो होता है हमारा सोने का, जो 5 स्टेज होता है ना, उसमें स्टेज 1 एंड 2, स्टेज 1 एंड 2 में हम डीप स्लीप में नहीं जाते हैं। नोट इन डीप स्लीप मतलब गहरी नींद में नहीं जाते हैं। कब? स्टेज 1 एंड 2 में। मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। स्टेज 3 एंड 4 में क्या होता है, यू आर इन डीप स्लीप, आप मतलब गहरे नींद में चले जाते हो। क्या होता है बाबू? डीप स्लीप। क्या होता है? डीप स्लीप। बस इतना ही लिखेंगे, डीप स्लीप तो भी काम चल जाएगा। या लिखेंगे यू आर इन डीप स्लीप, योर बॉडी इज मोशनलेस। क्या लिखिए बाबू? वर्ड मीनिंग है मोशन, MOTION, मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब होता है शांत। क्या हुआ? मोशनलेस का मतलब शांत। ओके, चलिए स्टेज 5 में क्या होता है बच्चों? योर ब्रेन इज एक्टिव, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू नीचे लिखा हुआ, इसको नहीं लिखिएगा, UDREM, आप सपना देखने लगते हो। योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ वही है, यू स्टार्ट ड्रीम, आपका सपना देखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर यू ड्रीम, आप सपना देखने लगते हो। ओके, आगे देखिए फेज 1 में क्या होता है? नो ड्रीमिंग। फेज 1 में क्या होता है बाबू? नो ड्रीमिंग, आपको जो है सपना नहीं आएगा। क्या होगा? सपना नहीं आएगा। तो लिखेंगे नो ड्रीमिंग। क्या? नो ड्रीमिंग, है ना। अब फेज 2 में क्या होता है? ड्रीमिंग, है ना, ड्रीमिंग, या फिर लिखेंगे इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, है ना, या ड्रीमिंग सीधा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ड्रीमिंग। मतलब इतना शॉर्ट में दिए कि आप अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बाबू, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आइए यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब 50 वर्ड में जवाब देना है। देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डू ऑल एडल्ट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप? क्या जो सभी एडल्ट होते हैं उनको सेम अमाउंट में, मतलब एक ही, मतलब उनका जो होता है अमाउंट सोने का वो एक ही समय होता है? नहीं बाबू, नहीं, कोई ज़्यादा भी सोते हैं, कोई कम भी सोते हैं। फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर, मतलब जो अलग अलग प्रकार के एज वाले जो लोग होते हैं वो कितना घंटा सोते हैं, आपको उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर आपके बुक में ही दिया गया है और वो आप लोग फर्स्ट पेज में पढ़े हुए होंगे, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान समझिए। लिखना है
An average adult sleep for 7 hours and 20 minutes. About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep, and 4% want to 10 hours or more. Children at the age of 5 to 12 years need 10 to 11 hours of sleep each night. Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. They often टेक ए नोप ड्रिंग द डे। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने समझे, क्या समझे बाबू, कि आमतौर पर जो एक वयस्क आदमी होते हैं वो 7 घंटे और 20 मिनट सोते हैं। करीब 8% वयस्क जो होते हैं वो 5 घंटे या उससे कम सोकर भी हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ओके, लेकिन 4% जो होते हैं वो 10 घंटा या उससे अधिक भी सोकर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। बच्चा जो होता है 5 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको 10 से 11 घंटा सोने की ज़रूरत होती है रात में। और जो बच्चा छोटा होता है, 5 साल से छोटा होता है, उनको 14 से 18 घंटा के बीच सोने की क्या है, ज़रूरत है। और क्या बाबू, और जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को उतनी ही नींद की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वे मतलब शिशुओं को 14 से 18 नींद चाहिए, तो बुजुर्गों को उतनी ही नींद की भी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वे जवान थे। बूढ़े बुजुर्गों को दिन में के समय थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेने से ज़रूरत महसूस होती है। मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको काम वगैरह भी नहीं होता है तो वो सोते हैं। मतलब बाबू ये हुआ कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना होगा इसके उत्तर में। किसके उत्तर में? तो मैं अभी आपको जो बता रहा था क्वेश्चन फर्स्ट वाला, इसके उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, इसके उत्तर में क्या लिखना है, आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इतना लिखना होगा, बस इतना लिखना होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है व्हाई डज द ऑथर नोट फेवर स्लीपिंग पिल्स, पिक आउट द लाइन दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। आपको बताना है कि ऑथर जो हैं वो स्लीपिंग पिल्स के फेवर में क्यों नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आपको इस लाइन को बुक में भी दर्शाना है, जहाँ पर जो कवि हैं वो दर्शाएं। तो बाबू पहले मैं बुक में दर्शा देता हूँ, देखिए यहाँ पर समझिएगा, दिया गया है एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द disorder to sleeplessness called insomnia. It is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it. है ना, इसको लिख लीजिएगा। उत्तर आप लोग इस प्रकार भी लिखेंगे भाषा बनाकर, ताकि नंबर आपको अच्छे तरीक़ा से मिले। ओके, देखिए यहाँ पर दिए, द ऑथर डज नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स बिकॉज द स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द कॉज ऑफ स्लीपलेसनेस एंड ऑल्सो मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड। है ना, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ वी कैन, इट मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। ये आपका बुक वाला लाइन है। ठीक है, बोल रहा था कि कभी जहाँ पर बुक में दर्शाए हुए हैं ना, यहाँ से दर्शाए हुए हैं ना, तो इस लाइन को भी बोल रहा था लिखने के लिए, तो हम इस लाइन को भी क्या किए, लिख दिए। ये तो हम आंसर दिए, उसके बाद इस लाइन को बोल रहा था लिखने के लिए, तो इस लाइन को भी क्या किए, यहाँ से लिख दिए। ओके, क्योंकि ये बुक में यही लाइन से दर्शाया गया है उसके आंसर को। तो क्लियर समझ में आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है हैव यू एवर फेल्ट स्लीप प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, क्या आप स्लीप प्रॉब्लम्स अपने जीवन में कभी महसूस किए हो? नहीं तो देखिए यहाँ पर, अगर हाँ तो या नहीं, जो भी होगा पहले आप समझिए। डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन द पॉसिबल क्या वजह ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स। आपको डिस्कस करना है और आपको 1-2 है ना पेयर बनाना है जो स्लीप प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल क्या वजह है। ठीक है ना, तो बाबू आप लोग लिखेंगे उत्तर में क्या है, यहाँ पर आपके गुरुजी लिख चुके हैं, लिखेंगे यस आई हैड फेस्ड ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स व्हेन आई वाज सिक। मैं जब बीमार था ना बाबू, जब मैं बीमार था, सिक मतलब क्या होता है बाबू, बीमार। जब मैं बीमार था ना तो मैं स्लीप प्रॉब्लम से फेस्ड किया हूँ, गुजरा हूँ। स्लीप प्रॉब्लम जो होता है ना वो यहाँ पर देखिए बाबू लिखेंगे पॉसिबल क्या वजह
क्या उजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स आर सो मच नॉइज, अगर ज़्यादा नॉइज आएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। वरी, अगर वरी है तो भी नींद नहीं हो पाएगा। न्यू सराउंड, नए वातावरण में गए तब पर भी नींद नहीं होगा। फियर, अगर हमको डर लग रहा है फिर भी हमको बात नींद नहीं होगा, है ना। स्नोरिंग, उसी प्रकार इलनेस। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी उत्तर क्या करना है बाबू, लिख लेना है। ओके, चलिए क्लियर समझ चुके हैं ना, आगे बढ़िए। 4 नंबर बोल रहा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेगुलरली मिसिंग स्लीप फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बाबू इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, चलिए हम आपको बुक में ही दिखाते हैं, है ना। बड़ी आसान क्वेश्चन है। अब आपको बोल रहा है कि अगर आप रेगुलरली मिसिंग मतलब आप अच्छे तरीक़ा से नहीं सोते हैं, ठीक है, अच्छे तरीक़ा से आप अगर नहीं सोते हैं तो आपको क्या क्या मिसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसे यहाँ से लिखना है, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं, लिखेंगे इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप अच्छे मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हो, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप स्कूल में जाते हो तो आप क्या सीखते हो, आप स्कूल में बेहतर तरीक़ा से अटेंशन भी नहीं कर पाते, मतलब अटेंशन मतलब ध्यान भी नहीं दे पाते हो, और आप जो भी सीखते हो उसको भूल जाते हो, और आपको बहुत सारा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। और क्या होता है आपका जो मियाज होता है वो बैड होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, और आप लोग जो हैं गेम खेलने में आपको कई सारा कठिनाई होती है, और आप लोग अपने दीदी भैया माता पिता टीचर के बातों को सुनने में परेशानी होती है, आप सुनना पसंद नहीं करते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दिया ना, इफ़ यू डोंट, यहाँ से शुरू कीजिएगा, इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप से, और आप लिखिएगा कहाँ तक, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब आइए वर्ड स्टडी में। वर्ड स्टडी में आपको बोल रहा है देयर आर 6 वर्ड कनेक्टेड विथ स्लीप, स्लीप से 6 वर्ड क्या है, कनेक्टेड है। फाइंड देम आउट फ्रॉम द ग्रिड, यू मे यूज द क्लूज बिलो, आपको इसमें से चुनना है। तो हम देखिए वरी चुन लिए, इल्ड अर्ली हो गया, एडिक्टेड है ना, एडिक्ट, उसके बाद क्या यहाँ पर क्या हम ड्रेंजेड है ना, साइकिल इम्पेयर है ना, साइकिल इम्पेयर। बस इस प्रकार से 6 वर्ड चुने हैं हम। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना भी होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, हैपनिंग बाय टर्न्स फर्स्ट वन ऑफ देम इन द अदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको बताइए हैपनिंग बाय टर्न्स, जब हम टर्न हैपनिंग होता है फर्स्ट वन ऑफ द अदर, है ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पैराग्राफ 3 में है बाबू, पैराग्राफ 3 में है, तो इसको आप लोग लिखेंगे पैराग्राफ सर 3 में जो है वो क्या है, आप लोग बताइएगा हमको। पैराग्राफ 3 में साइकिल क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखे हुए साइकिल, क्या लिखोगे, साइकिल। टर्न्स जो होता है, टर्न्स के द्वारा जो हैपनिंग होता है ये साइकिल होता है, CYCLE साइकिल, है ना, CYCLE साइकिल लिख लेंगे। अब ओल्ड पीपल क्या होते हैं, इल्ड अर्ली, है ना, इल्ड अर्ली, है ना, इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ELDERLY। ओके, अब है स्टेट ऑफ बीइंग सैड और ग्लूमी, स्टेट आपको बताना वो अवस्था जिसमें हम लोग सैड और ग्लूमी होते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं, वरी, जब हम लोग को वरी आता है ना, टेंशन होता है ना, तो हम लोग सैड भी दिखते हैं, हमारा अवस्था जो होता है वो सैड होता है, ठीक है। अब देखिए वीकेंड किस में आप लोग लिखेंगे, इम्पेयर्ड में, क्या लिखेंगे, IMPAIRED इम्पेयर्ड। अब देखिए अब नॉर्मल आप लोग क्या लिखेंगे, ड्रिंजेड, DERANGED ड्रिंजेड। यूज्ड टू, एडिक्ट, जब हमको यूज किसी भी चीज़ का तब करते हैं जब हमको उसका एडिक्ट हो जाता है, लत लग जाता है। ओके, चलिए अब देखिए आगे बोल रहा है पिक आउट ओनली दोज वर्ड डेट हैव बीन यूज इन द टेस्ट, आपको क्या करना है, पिक आउट करना था जो इसमें से आपको इसमें वाला ना, तो हम यहाँ पर क्या किए, ये सब वर्ड लिख दिए, इसको चुन के यहाँ पर लिख दीजिएगा इसके उत्तर में, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग केयरफुल्ली, रीड द एल्डरली नीड लेस स्लीप, व्हेन वी स्लीप द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, तब आप लोग को हम बता ही चुके हैं। मतलब इसका ये हुआ, ये आपको समझाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है कि अगर हम किसी वर्ड में कोई भी जैसे इल्ड है, ठीक है ना, और इसमें एलवाई अगर हम जोड़ देते तो वह एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन है उसमें एलवाई जोड़े तो वो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। तो उसमें हमको क्या बताना है, जैसे देखिएगा
बोल रहा है नाउ ट्राई फाइंड आउट व्हाट डिफरेंट फंक्शन द एलवा वर्ड फ्रॉम सेंटेंस गिवन बिलो। मतलब ये जो जैसे माने द ईस्ट अर्ली विंड्स ब्रिंग रेन है ना, ये आपका एक सेंटेंस है। इसमें आपको बताना है कि जो एलवा वर्ड्स वाला जो शब्द है, क्या है, वर्ड्स जो है, जो एलवाई वाला वर्ड्स है जो अंडरलाइन किया गया, ये इस वाक्य में क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये वर्ड जो अंडरलाइन किया गया ये वाक्य में क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो बाबू देखिए ध्यान से, द ईस्ट अर्ली विंड्स ब्रिंग रेन, जो ईस्ट अर्ली मतलब पूर्वी जो हवा होता है ना वही वर्षा लाता है। तो ये जो है ये क्या दिखाता है सेंटेंस में, आप लोग हम लोग को बताइए। तो आप बताएंगे कि सर ये पूरे सेंटेंस में जो ये वर्ड है ये दिखाना चाहता है कि वर्षा वर्षा जो होती है ना, वर्षा जो होती है बाबू वो किस हवा, कौन सी हवा लाती है, वर्षा को कौन सी हवा लाती है। ठीक है, वर्षा को कौन सी हवा लाती है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, ईस्टर्ली है ना, ईस्टर्ली। तो मतलब इसमें ये दिखा रही है, क्या दिखा रही है, इट इज फंक्शन इज एन एडवर्ब। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए हम एक वाला आपको लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम लिख देंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो ऐसा पीडीएफ मिलता है, ये पीडीएफ देखिए बाबू, इसमें थोड़ा समझिएगा। ठीक है ना, देखिए इन सेंटेंस, ये नंबर वाला सेंटेंस ईस्टर्ली है, ये क्वालिफाई कर रहा है वो सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को, कि विच विंड ब्रिंग रेन, जो हवा जो होती है ये कौन सी हवा वर्षा लाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्ली पूर्वी हवा। सो इट इज फंक्शन इज एन एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब का फंक्शन है। सो ईस्टर्ली इज एन एडवर्ब, बस इतना आपको लिखना है। उसी प्रकार ही विजिट अट रेयरली नाउ एडेज, इसको क्या लिखेंगे, इसमें अब आप लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ए सेंटेंस द वर्ड इज रेयरली क्वालिफाई द वर्ब विजिटेड एंड देयरफॉर इट फंक्शन एज एन एडवर्ब। उसी प्रकार आपका जो भी है, जैसे सी नंबर में उसमें लिखेंगे वेस्टली क्वालिफाई द एडजेक्टिव वर्ड है ना, उस क्या, एम्यूज सो इट इज एन एडवर्ब। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे जो भी है, होमेली है ना, होम क्या है, होम आपका संज्ञा है ना बाबू, होम क्या है आपका संज्ञा है, होम क्या है आपका संज्ञा है ना, HOME होम, ये क्या है, नाउन है। और इसमें क्या हुआ, LY लग गया है ना, तो ये क्या हो गया, HOMELY, होमेली हो गया। ये क्या लगा आपका, LY लगा, ये बना क्या आपका ADJECTI, एडजेक्टिव बन गया ना, है ना, एडजेक्टिव बन गया। तो उसी प्रकार आपको बोल रहा है। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव बना बाबू, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव बनता है, नाउन में LY लगाते तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, अच्छा, मंथली डिस्क्राइब द नाउन ऑफ सैलरी, सो मंथली इज एन एडजेक्टिव है ना, ये नाउन की मतलब विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है, आपको हम बताए हुए हैं, जो वर्ब की विशेषता को बताए, जो वर्ब की डिस्क्राइब करे, जो वर्ब का डिस्क्राइब करेगा उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जो नाउन और प्रोनाउन की डिस्क्राइब करेगा, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, तो ये बात हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो बाबू इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो एक दो और क्या था, ये वाला सारा कुछ मैंने आपको दे दिया, क्लियर कट दे दिया। अब आप लोग लिख लेंगे इसको, एक बार अगर बोलिएगा तो फिर से हम दिखा दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। अब आगे आपका बोल रहा है pick out words from the text of to which ly can be added to from new words। ओके, आपको क्या करना है, बुक में से ही चूज करना है वैसे ly वाले वर्ड्स को, जो मतलब आपको देखिए ना, हम यहाँ पर लिस्ट दिए हैं जो बन सकता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिस्ट दे दिए हैं, ऐसे आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नीड है, इसको नीडली बना सकते हैं, एलवा अंतिम में सब में है ना, इसको बना सकते हैं इस प्रकार। तो ये हम बुक से ही लिखे हैं 5 है ना, तो इस 5 को लिख लीजिए जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लीजिए, तो ले लिए ना, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। अब देखिए सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सेंटेंस का प्रकार है। कोई सेंटेंस सिंपल होता है, कोई कंपाउंड होता है एंड कोई कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए ये तीनों आपको क्या दिया, सेंटेंस दिया, जैसे ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोग हैं जो स्लीप प्रॉब्लम से सीरियस है ना। यू लूज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट इम्पेयर्ड, तो इस प्रकार आपका सेंटेंस है। तो देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, ए लॉट ऑफ पीपल एंड ए फाइनाइट वर्ब हैव,
ओके, देयरफॉर इट इज सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, क्या बोले हम, अगर सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। ऑन द अदर हैंड द सब्जेक्ट सेंटेंस बी और सी, बी सी को देखिएगा मोर देन वन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ड, सो दे आर आइदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अगर सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट रहे और एक से अधिक वर्ब रहे तो वो कंपाउंड होता है, तो कोई कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड कब होता है, इसको समझिए। इन सेंटेंस बी वी सी डेट टू सिंपल सेंटेंसेज, हम जो सेंटेंस बी को देख रहे हैं इसमें दो गो सिंपल सेंटेंस है। क्या है सिंपल सेंटेंस, यू लूज द एबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट, है ना, कॉन्सेंट्रेट एंड क्या है जोड़ा है दोनों सेंटेंस को, दोनों क्या है, ये भी एक क्या है सिंपल सेंटेंस और ये भी एक क्या है सिंपल सेंटेंस, दोनों को जोड़ने का काम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन। क्या बोलते हैं, कनेक्शन। कनेक्शन है ना, पढ़े हुए होंगे आप लोग किसमें, वर्ड ग्रुप जो होता है 8 होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। चलिए, तो ये योर आर लिंक्ड विथ एंड क्या है जुड़ा हुआ है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड हेंस इट इज कंपाउंड सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस दो गो सिंपल वाला, क्या बोले हम सर, हम क्या बोले, ध्यान से समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं अभी समझिए। अगर दो गो सिंपल सेंटेंस है, यह ना सिंपल क्या है सेंटेंस है, और सिंपल क्या है बाबू सेंटेंस है, अगर इसको कंजक्शन से जोड़ा गया जैसे एंड बट ये सब चीज़ से जोड़ा गया है तो ये जो सेंटेंस होगा ये कैसा सेंटेंस होगा मेरे भाई, ये सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड होगा, कंपाउंड होगा। क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, ये कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेज दैट आर जनरली लिंक्ड कोऑर्डिनेटिंग, है ना। तो ये सब आप लोग समझ चुके हैं, अब ये भी आप लोग सारा कुछ समझ चुके हैं। अगर हम समझाने लगे, अब कॉम्प्लेक्स बचा है, कॉम्प्लेक्स भी समझा देते हैं। चलिए रुकिए, सेंटेंस सी वन मेन कॉल क्लाउज द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन एंड वन सब ऑर्डिनेट क्लाउज वी स्लीप, देयरफॉर इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज बोथ द clauses are joined with a subordinate conjunction when other subordinating conjunction are while who। जब सेंटेंस ये सब चीज से जुड़ा हुआ होगा तो वो सेंटेंस कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे अब आप लोग को बोल रहा है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्ट्रैक्ट द आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए वेन से जुड़ा हुआ है ना, किससे जुड़ा है बाबू, वेन से। मैंने क्या बोला, जब सेंटेंस गुरुजी वेन से जुड़ा हुआ होगा तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। अब देखिए द मेल वर्ड हैज ए रोक एंड से जुड़ा है, जब गुरुजी एंड से जुड़ा होगा तो कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, एक चीज और बताए थे, जब सेंटेंस जो होगा वो बोथ एंड द, यहाँ भी एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हो रहा है ना, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला दोनों सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए दीज बर्ड्स ईट फ्रूट एंड से जुड़ा है, ये सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड होगा। कौन सा होगा, कंपाउंड होगा, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चिन्ह कर दिए कंपाउंड, ऐसे तीरा भी दे दिए। ओके, तीरा भी दे दिएगा। अब देखिए ये लार्ज पार्ट ऑफ द फ्रूट गोज वेस्ट एज द वर्ड, है ना। तो यहाँ पर देखिए एज आया, क्या आया बाबू, एज आया। और मैंने आपको भी तुरंत पढ़ाया कि जब सेंटेंस में एज आई तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो बाबू ये कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से लेकर द मदर एंड यहाँ से जो भी है, ठीक है ना, ये सारा जो आप लोग देख रहे हैं इसमें एंड आ गया, एंड आया तो ये कंपाउंड हो जाएगा। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक देख रहे हैं ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये क्या है बाबू, कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ पर और का प्रयोग किया गया। और मैं भी तुरंत आपको बताया और आएगा क्या कहलाएगा, बताइए, कंपाउंड कहलाएगा। ओके, क्लियर। आगे देखिए बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो बच्चों यही था आपका ये चैप्टर। अब इसमें कुछ भी आपका जो है थोड़ा बहुत इसको आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं। फिलहाल ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। रुकिए 1 मिनट बाबू, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इज ओवर द इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड। इसका आंसर मैं ध्यान से बताता हूँ,
जो भी अब ये सब बचा हुआ है ये वाला, और ये देखिए ट्रांसलेशन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ इनटू हिंदी और मदर। मैं इसको आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने किया हूँ। अब बोलिएगा सर अभी नहीं दिए। ये चैप्टर जिस समय मैं पढ़ा रहा था ना तो उसी समय ये दोनों सेंटेंस ये पूरा वाक्य का हिंदी बताया था, उसका पीडीएफ में दे दूंगा, ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, सारा एक एक क्वेश्चन क्लियर हो, तो उसके लिए आपको 62 060 11 886 पर क्या करना है, बैच ज्वाइन कर लेना है क्लास 8 का। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर दूंगा। अगर आप लोग ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं क्लास 8 का तब, ठीक है ना। ऐसा आप लोग को ऑफलाइन में कहीं उतना नहीं मिल पाता, कहीं कहीं मिलता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का उत्तर ये सब वाला कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सारा सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो बाबू जरूर जुड़े। इतना अच्छा तरीका से हम एक एक सेंटेंस को आपको बताएं। धन्यवाद बच्चों।